ठीक है, जो जिन लोगों को आना होगा वो आ जाएगा। हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं तारेंद्र बेले आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों से मुलाकात करने एक नए सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे कि आज से जो है वो हम लोग एमपीजीके की नई क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग एमपीजीके को पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तैयारी भी जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में कहीं ना कहीं भले ही वो प्रीलिम्स हो, भले ही वो प्रारंभिक परीक्षा हो, या मैं कहूं वो मुख्य परीक्षा हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंश जो होता है, एक बहुत बड़ा जो भाग है वो मध्य प्रदेश जीके का ही होता है। प्रारंभिक परीक्षाओं में भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ा जो सिलेबस है, अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें प्रत्येक वर्ष 30 से 40 क्वेश्चन के अराउंड हमेशा प्रीलिम्स के एग्जाम में रहते हैं। और वैसे ही मुख्य परीक्षा के पेपरों में भी एक बहुत बड़ा अंश जो है वो पहले और दूसरे पेपर में मध्य प्रदेश से रिलेटेड आता ही आता है। तो हम लोगों का जो मेन फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश जीके के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होते तो हम लोग उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ते, राजस्थान की तैयारी कर रहे होते तो हम लोग राजस्थान का जीके पढ़ते। लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को एमपीजीके को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग एमपीजीके को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से धीरे धीरे क्लास बाय क्लास हम लोग पूरी तरह से एकदम एमपीजीके में अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो, एमपीजीके में अगर किसी को जीरो है, अगर वो जीरो है तो उसको सारा नॉलेज देने की जिम्मेदारी जो है वो एग्जाम ओरिजिनल्स की है। उसको सारा नॉलेज देने की जो जिम्मेदारी है वो, अगर एमपीजीके पढ़ रहा है तो एमपीजीके की जो जानकारी देने की जो भी जिम्मेदारियां है वो मेरी है, ये मैं अपने ऊपर लेता हूं। ठीक है, तो हम लोगों को आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करना ही चाहिए। और हम लोगों, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि एमपीजीके हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अभी आप कुछ न सोचो कि सर आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या नहीं पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, पहले क्या पढ़ाने वाले हो, बाद में क्या पढ़ाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचो। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि अभी जितने भी स्टूडेंट है, अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है या बाद में जो भी ये वीडियो देखेगा, या जो स्टूडेंट बाद में वीडियोस देखते हैं, डबल की स्पीड में लगाकर वीडियोस देखते हैं, तो उन स्टूडेंटों से भी मैं कहता हूं कि अभी आप कुछ ऐसा ना सोचो कि कैसे पढ़ाओगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या नहीं। सबसे पहले आप सिलेबस देखो। सबसे पहले आप, मैं कहूंगा मेंस का सिलेबस तो अभी आप छोड़ दो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्री का सिलेबस देखो। प्री का सिलेबस एक बार देख लोगे, हमें पढ़ना है एमपीजीके, और एमपीजीके में जो सबसे पहली चीजें हैं, सबसे पहली चीजें जो है वो क्या है, देखो। सबसे पहली चीजें हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में है कहां। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप इस नक्शे को तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे भली भांति। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, ये है हमारा प्यारा भारत। और प्यारा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्यारा है इसलिए प्यारा बोल रहा हूं, और कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच में एक ये जो रेड कलर का जो राज्य है ना, हाँ, ये जो रेड कलर का जो राज्य है, यही है हमारे प्यारे भारत के अंदर प्यारा मध्य प्रदेश। क्या है ये है हमारा प्यारे भारत के अंतर्गत प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये लोकेशन सबसे पहली चीज, वो सारी चीजें हम जानेंगे कि सर कितनी नदियां निकलती है, क्या होता है, कौन इसमें जो मुख्यमंत्री पहले हैं, कौन, कितने संभाग है, कितने जिले हैं, वो सारी चीजें तो जानेंगे ही जानेंगे। वो तो मैं बोल ही नहीं रहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन अभी मेरा मानना है कि अभी आप सिर्फ, अगर जिसको पता है
बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिसको मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में पता ही नहीं है, जिसको मध्य प्रदेश की स्थिति पता ही नहीं है कि भारत में मध्य प्रदेश कहां पर है, तो उसके लिए ये चीज है कि ये है हमारा भारत, और इस भारत के बिल्कुल बीचों बीच, इस भारत के बिल्कुल बीचों बीच ये जो एक है ना, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ये है हमारा मध्य प्रदेश, या कहेंगे हमारा मध्य प्रदेश। ये क्या है? हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश या हमारा एमपी आप बोल सकते हो। इसी को अगर देखो, अब ये छोटे भाग को अगर मैं बड़े रूप में यहां ले जाऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखो, कुछ पुराना मैप है, यहां पर सिंगरौली कट जाएगा, अभी मैं बताऊंगा सारे जिले कैसे कैसे कटे। यहां पर निवाड़ी, यहां पर जो है ये अलीराजपुर है ना, ये जो है ये अलीराजपुर है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप है ना एक बाउंड्री ऐसे याद कर लो, कि हाँ, भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का नक्शा जो है ना, मध्य प्रदेश का जो मैप है ना, वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है ये बना हुआ मध्य प्रदेश का मैप, इस तरीके से। इतना आप लोग देख लिए? क्या आप लोगों को समझ आ गया कि मध्य प्रदेश? हाँ, दिव्या केशरवानी, गुड आफ्टरनून दिव्या, स्वागत है आपका एग्जाम ओरिजिनल्स की इस क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति। हाँ, मैं सब लोगों को बता दूं कि हम लोग आज से जो है ना वो मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, एमपी जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये पहली क्लास है, कुछ इससे पहले एक शब्द भी नहीं पढ़ाया गया, कुछ इससे पहले ना तो कुछ ज्यादा ना कुछ कम, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल ये पहली क्लास है, और यहीं से हम लोग पूरे एमपीजीके को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ इतनी चीजें बताई है कि भारत के परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति कहां है। तो भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति यहां है, जो बिल्कुल भारत के बीचों बीच में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति है। और इस छोटे वाले जो नक्शे है, इसको अगर हम लोग बड़े रूप में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, सबसे पहला मेरा मोटिव आप लोगों को नक्शे से रूबरू कराना है। नक्शा मतलब मैप से रूबरू कराना है कि मध्य प्रदेश अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का मैप हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि अगर आपको कोई 1 मिनट दे तो आप पूरा नक्शा बना दो। हमारे दिमाग में बाउंड्री तो बना ही दो, अंदर के जिले की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्या है, बाहर की बाउंड्री अब बना दो, पूरा बैठा होना चाहिए। अगर मैं सिंगरौली की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सीधे क्लिक करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली कहां पर है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली की लोकेशन कहां है। बैतूल की बात करूं तो बैतूल कहां है, अगर मैं बात करूं कि ग्वालियर तो ग्वालियर कहां है, अगर मैं बात करूं नीमच रतलाम कहां है, तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए। तो बस मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मध्य प्रदेश को, एमपीजीके को, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, पूरा मैपिंग के थ्रू देखेंगे हम लोग, पूरा मैप के थ्रू देखेंगे। और अगर इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मैप दिखा रहा हूं। आप लोगों का काम आज का क्या होगा? आज का काम ये होगा कि क्लास जैसे ही एंड होगी, आपकी जो भी 2-3 क्लास इसके बाद है, वो सभी की सभी क्लासेस जब एंड होगी उसके बाद आप लोगों को मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लिए एमपी मैप, वो डाउनलोड करिए और 4-5 बार मैप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, 4-5 बार मैप बनाने की कोशिश करना। जब 10-15 बार आप 2-2, 3-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, 3 दिन के बाद चौथे दिन आप आंख बंद करके मैप बना लोगे। इस चीज की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो क्लास के बाद आप लोगों को मैप देखना ही देखना है। तो ये है, ये जो भारत के बीचों बीच में जो एक रेड कलर का जो राज्य दिख रहा है, उसको अगर बड़े रूप में हम लोग यहां निकालें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। और पूरा जो एमपीजीके में हम लोगों को पढ़ना है वो इसी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री है तो कहां है, मध्य प्रदेश में खनिज है तो कहां है, मध्य प्रदेश की जलवायु है तो कहां है, कैसे है, कैसे वर्षा होती है, कैसे कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहां सबसे कम वर्षा होती है। मैं हर चीज को मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और हर चीज को अगर मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मैप रटा हुआ होना चाहिए। और आपको मैप रटा हुआ कब होगा? जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कि मैप ऐसी चीज है। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है? सबसे पहले ये देख लो, ये 2 प्रकार के मैप आप लोगों को मिलेंगे। ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक नक्शा, और ये जो है इसको कहते हैं फिजिकल या भौतिक नक्शा इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना
अभी अभी के लिए आप इतना कर सकते हो, अभी के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप लोगों को बाउंड्री ये कि ऐसे, ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप लोगों को वो मैप बनाते आना चाहिए। सर आप तो बाउंड्री के ऊपर चला दे रहे हो, क्या आपको आता है मैप बनाना? हाँ तो मुझे आता है, मैं बना सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना सकता लेकिन हाँ मिलता जुलता जरूर बना सकता हूँ। और मैं आपसे भी उम्मीद नहीं करता कि आप एग्जैक्ट बनाओ, ठीक है, आप भी जो है वो मिलता जुलता बनाओ। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको कि ये जो ऐसे मैप आप बना पाओ। और दूसरा काम आप लोगों का है कि आप लोगों को हर जिले की लोकेशन देखना है। अभी मैं बता दूंगा आपको, हर जिले की लोकेशन भी देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर सिंगरौली सीधी है तो वो कहाँ है, अगर बालाघाट मंडला है तो वो कहाँ है, जबलपुर है तो वो कहाँ है, ठीक है, देवास सीहोर है तो वो कहाँ है, भोपाल कहाँ है, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन ये कहाँ है। इन सभी को आपको आंख गड़ा के आज पूरे के पूरा जो है वो मध्य प्रदेश एमपी का पूरा मैप आप लोगों को देखना है। देखोगे आप सभी लोग? हाँ आपसे बनता है 15 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है दिव्या, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंस में यही काम आने वाला होता है, मैप बनाना होता है हर क्वेश्चन में। अगर आप एमपी का कोई क्वेश्चन आता है अगर आप उसमें मैप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये हो गई। इसके बाद आप लोगों को और क्या चीजें देखनी है देखो इस तरीके के मार्केट में जो है वो ब्लैंक मैप मिलते हैं, इस तरीके के मार्केट में 1-1 रुपए में ब्लैंक मैप मिलते हैं, ऐसा और ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब ये हो गया आपका श्योपुर, ये हो गया मुरैना, ये हो गया भिंड, ये ग्वालियर, ये दतिया, ये शिवपुरी, अशोकनगर, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ऐसे ब्लैंक मैप मिलते हैं, 1-1 रुपए के, 1-1 रुपए के ब्लैंक मैप मिलते हैं। तो कम से कम आप 20-20 मैप अपने पास रखो, 20 मैप ये और 20 मैप ऐसे वाले, ठीक है। ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 20-40 रुपए का खर्चा है। तो ये मैप आप लोग अपने पास रखो। अगर आप खुद बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना अगर हैंड रिटन बना पा रहे हो तो ये सब भी खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जो स्टडी रूम है उसमें एमपी का मैप होना चाहिए, आपके पास एमपी की एटलस होनी चाहिए, जो भी अगर एमपी का मैप है, क्योंकि अगर कभी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आपको मैप देखना होता है कि हाँ यार ये लोकेशन जो है ये यहाँ पर है। आप हाथ से उतना वो नहीं बना पाओगे। अगर आप हाथ से ये बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स में हाथ से ही बनाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप क्या हैंड रिटन नोट्स बनाना, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप ठीक है हर चीज से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, बुकलेट से पढ़ते हो, पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। आपको मार्केट में ये 2 मैप मिल जाएंगे, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही लाए हैं। हाँ इसके बाद क्या है, तो सारी चीजें अब देखो यहां से हम लोगों की, अब मैंने मैप की बातें कर दी कि आप लोगों को, हाँ और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैप देखना ही देखना है। हाँ मानचित्रावली आती है दिव्या, एटलस अलग से भी आती है एमपी की, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एमपी की अलग से एटलस भी आती है, ठीक है। तो हम लोग यहां से हम लोगों की अपनी जो क्लास है वो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो मैंने सारी चीजें क्या बताई, मैंने बताई कि एमपी की जो स्थिति है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहां है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि आप लोगों को मैप किस तरीके से बनाना सीखना है, मैप में क्या क्या चीजें देखना है, जिले की लोकेशन देखनी है, और कैसे मैप आपको अपने पास रखना है जब भी आप एमपीजीके की तैयारी करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब वही राज्य सर जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जहां से आप पढ़ा रहे हैं और जहां रहकर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सर क्या मध्य प्रदेश हमेशा से ही ऐसा था? मध्य प्रदेश क्या सर हमेशा से ही ऐसा था, या धीरे धीरे इसका जो रूप है अभी वर्तमान में जो इसका स्वरूप है ये धीरे धीरे आया है? इन्हीं सब चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट आप लोगों के लिए सामान्य परिचय की क्लास लाता, मैं बताता कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, राजकीय फल कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है। मैं चाहता तो पहली क्लास में ये लाता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम लोगों को पहली क्लास में वो सारी चीजें देखना है कि यार हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बना कैसे, वो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ कैसे, और अगर पहले मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था तो मध्य प्रदेश पहले कैसा था। हम लोगों को वो सारी चीजें देखना है। हम लोगों को देखना है कि 1947 जैसे ही हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय पर मध्य प्रदेश अस्तित्व में था
या नहीं था? अगर मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था तो उस समय पर मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, या मध्य प्रदेश अगर अस्तित्व में नहीं था तो क्या अस्तित्व में था, कौन कौन से राज्य अस्तित्व में थे? और बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि बाद में 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय पर किन किन राज्यों का कौन कौन सा क्षेत्र लेकर मध्य प्रदेश को जो है वो एक आकार देने का काम किया, वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 2000 के समय पर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश कैसा रह गया और वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश कैसा है। वो समय पर जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब उसमें कितने जिले गए, मध्य प्रदेश के पास उस समय कितने जिले कितने संभाग थे, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारी आज की क्लास का जो उद्देश्य है वो ये है कि फॉर्मेशन, मतलब मध्य प्रदेश का जो है वो गठन का मतलब हम लोग ये देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का आखिरकार गठन हुआ तो हुआ कैसे। पहले मध्य प्रदेश नहीं था तो पहले कौन कौन से राज्य अस्तित्व में थे और किन राज्यों को मिलाकर एक मध्य प्रदेश बनाया गया, इन सारी चीजों के ऊपर देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना है। इसके बाद जो प्रॉपर क्लासेस होती है वो तो होगी ही होगी। ठीक है मैं देखूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारी मार्केट में है दिव्या, है ना, बहुत सारी है। आप जाकर किसी भी दुकान पर अगर बोलोगे कि मध्य प्रदेश के एटलस दे दीजिए तो वो आप लोगों को 2-3 दिखा देगा, आपको जो अच्छी लगे आप वो खरीद लीजिए। ठीक है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोगों को देखना है कि क्या देखना है हम लोगों को कि मध्य प्रदेश अगर 1947 के समय अस्तित्व में नहीं था तब वो कैसे रूप में अस्तित्व में था, क्या चीजें थी, यही सारी चीजें हम लोगों को देखना है। और आज के हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का संभाग, मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे मध्य प्रदेश पहले किस रूप में हुआ करता था और अब किस रूप में है मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें देखना है हम लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें देखना है। कैसे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को? सर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को कैसे पढ़ेंगे? तो मध्य प्रदेश को पुनर्गठन को 3 भागों में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को 3 भागों में पढ़ेंगे। एक जो है वो 1947 की स्थिति। कौन सी स्थिति? 1947 की स्थिति। एक देखेंगे कि 1947 ही क्यों लिया सर? क्योंकि हम लोग यहाँ आजाद हुए थे। 1947 में हमारा देश जो है वो ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो क्या थी, ये देखेंगे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 की स्थिति। क्यों सर 1 नवंबर 1956 ही क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश है उसको एक रूप दिया गया और पहली बार नाम आया कि मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। फिर 1 नवंबर 2000 की स्थिति देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 के समय पर मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, ये देखेंगे। तो सर ये डेट क्यों? क्योंकि इस तारीख को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो नए राज्य बनाए गए। ये सारी चीजें एमपी और सीजी। ठीक है, ये सारी चीजें आएगी सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप इतना याद रख लो कि हम लोगों को जो मध्य प्रदेश का गठन पढ़ना है वो 3 स्तर में पढ़ना है। एक हम लोगों को देखना है कि 1947 में क्या स्थिति थी, दूसरा हम लोगों को देखना है कि 1956 की स्थिति क्या थी और तीसरा हम लोगों को देखना है कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। लेकिन उससे पहले 1956 से पहले की स्थिति मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, 1956 से पहले की स्थिति जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ये आप लोगों को शायद मैप क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को मैप? हाँ, ये देखो, उससे पहले की स्थिति मैं आप लोगों को बता दूं तो उस समय पर मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं था। उस समय पर कब? 1947। ये 1956 का मैप है, मतलब जब राज्य पुनर्गठन हुआ था उससे पहले का मैप है। ठीक है, तो मतलब 1947 के समय पर भी यही चीजें थी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें, कहां देखें? अगर हम लोग यहां पर देखें तो मध्य प्रदेश जैसी कोई चीज नहीं थी। तो क्या था सर? देखो, मैं अलग अलग कलर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश जैसी कोई चीज नहीं थी तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र है, हाँ, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता था सेंट्रल प्रोविंस या सीपी बरार। ठीक है, सीपी बरार, ये 1947 के समय की बात है। ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? सीपी बरार। क्या इसको पूरा रेड कर दूं? तो हाँ,
इसको पूरा रेड कर देते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है? अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये जो है ये सीपी बरार है। इसी के अंतर्गत नागपुर, इसी के अंतर्गत पूरा विदर्भ, सब कुछ इसके अंतर्गत आता था। तो ये हो गया आपका सीपी बरार। अब इसमें क्या क्या चीजें आती थी ये सारी चीजें भी देखूंगा, लेकिन सब दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि उस समय पर मध्य प्रदेश जैसा कुछ होता नहीं था। उस समय पर जो मध्य प्रदेश है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, मतलब उस समय पर मध्य प्रदेश का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है, तो और क्या क्या चीजें थी सर? एक राज्य ये था सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसको बोला जाता था। इसका नाम है आपको याद रखना है, सीपी बरार, ऐसे ही याद रख लो, सीपी बरार। एक जो, कौन सा कलर ले लूं? कोई अपना फेवरेट कलर बता दो। हाँ, कृति का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जूम यहाँ पे हो नहीं सकता, जूम होता तो मैं जरूर जूम कर देता। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप नाम पढ़ो मैप का, मैप मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी ये जो भारत के जो बीच वाली जो संरचना है ना, यहां पर क्या व्यवस्था थी उस समय पर, कौन कौन से राज्य अस्तित्व में थे, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, या फिर मैं कोई दूसरा मैप आप लोगों को लगा के समझा दूंगा। तो ये हो गया, यहां पर सीपी बरार था। कोई अपना बता दो भाई, फेवरेट कलर बता दो कोई, तो वो कलर से हम लोग कुछ बना देंगे। ये उससे पहले ये जो ऊपर जो था ना, ये जो मैंने ग्रीन किया, ये तो दिख रहा होगा ना यार। हाँ, ये जो प्रदेश था ना, ये था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश ये जो था, ये था विंध्य प्रदेश। ठीक है, ये था या विंध्य प्रदेश। और कौन सा कलर है? हाँ, और कौन सा कलर है? अब पिंक ले लेता हूं मैं। ठीक है, पिंक, पिंक तो लूंगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें दिख रही है ना, हाँ ये पिंक, ये था उस समय का मध्य भारत। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मध्य भारत प्रदेश। मध्य भारत प्रदेश, ये लिख दूं मैं यहां, ये लिख दूं। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मध्य भारत प्रदेश। भारत प्रदेश, ठीक है। और क्या सर? बीच में कुछ जगह छूट गई सर, बीच में। हाँ, तो बीच में कुछ छूटा हुआ है, उसको मैं ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, जो बीच में ये छूटा हुआ है ना, ये था भोपाल। उस समय पर जो रियासत थी, ये जो बीच में छूटी हुई है ना, ये है भोपाल। भोपाल रियासत या भोपाल राज्य उस आप बोल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या सर क्या व्यवस्था थी उस समय पर। तो भोपाल राज्य ये ऐसे टूटा हुआ था। मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय। उस समय पर मध्य प्रदेश बना ही नहीं था, ये क्लियर है आप लोगों को? क्या सबसे नीचे वाला भाग जो था, ये था सीपी बरार। ये क्या था? इन सभी, ये जूम करने के लिए बोल रहे हो ना कृतिका, मैं आगे वाली स्लाइडों में सीपी बरार का एक बड़ा मैप है जिसमें आपको हर जिला दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोकेशन दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे लोकेशन दिखाना है, इस वजह से मैं यहां पर जूम नहीं कर सकता। मैं इन सभी के अलग अलग मैप भी है, आप चिंता न करिए। ठीक है, तो सीपी बरार, सबसे नीचे सीपी बरार, यहां पर विंध्य प्रदेश था, बीच में जो था वो हमारा भोपाल, और इस तरफ पे जो पिंक कलर में है वो कौन सा है? वो मध्य भारत था। ठीक है, इस तरीके से अस्तित्व था उस समय पर। ये कब की कहानी है? ये कहानी है 1947 की। ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1947 की। 1947 के समय पर मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। तो सर क्या था? तब वहां पर एक राज्य हुआ करता था सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार। एक राज्य हुआ करता था क्या? एक प्रदेश जो हुआ करता था वो होता था विंध्य प्रदेश। एक प्रदेश हुआ करता था मध्य भारत प्रदेश। एक जो था वो क्या था? एक जो था भोपाल था। भोपाल विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था। विंध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, उसी तरीके से विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही भोपाल जो था एक राज्य था, एक अलग ही वो था, वो अपने नियम कानून खुद बना सकता था। लेकिन विंध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं थी वो विंध्य प्रदेश की ही यहाँ लागू थी। ठीक है, तो इस तरीके से भोपाल जो था वो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था। भोपाल यहाँ था, विंध्य प्रदेश यहाँ, ये हो गया सीपी बरार, और ये रहा आपका मध्य भारत। क्या ये चीजें क्लियर है? ठीक है, ओके। बोर्ड पे ये कलर दिखाई नहीं दे रहे? विंध्य, सीपी बरार, भोपाल ब्लैक। ठीक है, ओके। तो ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या? हाँ,
वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या चीजें? तो अब इन्हीं को हम लोगों को देखना है कि ये क्या क्या चीजें थी। ये 1947 से 1956 तक की जो व्यवस्था चली। हाँ, कब तक, कब से कब तक? 1947 से 1956 तक जो ये व्यवस्था चली। कैसे? सीपी बरार के रूप में, मध्य भारत के रूप में, विंध्य प्रदेश के रूप में और भोपाल के रूप में जो ये व्यवस्था चली। तो यहां पर कितनी रियासतें थी, इनमें कौन इसके सीएम थे, कौन इसके राज्यपाल थे, कौन यहां पर शासन करता था, इन सभी चीजों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखेंगे तो इसको बोला जाता है पार्ट ए। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए, इसको बोला जाता है पार्ट ए। ये यहां पर देखो, ये हो गया आप लोगों का पार्ट ए, और इसी पार्ट ए को बोला जाता है सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार, या इसी का नाम मध्य प्रांत। अभी मैंने बोला मध्य, क्या मध्य भारत प्रदेश बताया, मध्य प्रांत और मध्य भारत प्रदेश में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या है सेंट्रल प्रोविजेंस बरार? ये जो है यहां पर मध्य प्रांत लिखा हुआ है, ये मध्य भारत प्रदेश नहीं है। जो ये वाला जो है ना, ये अलग है, और इसी को बोला जाता है सेंट्रल प्रोविजेंस बरार, और इसी को बोला जाता है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है ये, इस वजह से इसको मध्य प्रांत बोला जाता है। अगर आप देखो तो ये वाला, ये जो चीज है ना, ये जो रेड कलर में है ना, आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीपी बरार जो है उसका जो नक्शा है वो आप लोगों को क्लियर है? ये आप लोगों को ये भी क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है यार, मैं इमेज ना अब अगली बार से अच्छी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाँ, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा सीपी बरार का पूरा। हाँ, ये बाउंड्री हो गई आपके सीपी बरार की। ये पूरा का पूरा नक्शा जो है वो सीपी बरार का है, जो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को जो है जूम करके अगर आप देखोगे तो वो क्षेत्र जो है वो ऐसा दिखेगा, तो सर इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो इस क्षेत्र की राजधानी थी नागपुर। आप लोगों को याद ही करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि सीधे सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि बताइए सेंट्रल प्रोविजेंस बरार की राजधानी क्या थी, तो आप लोगों को याद रखना है नागपुर। अब सर ये क्या रियासत मतलब जो छोटी छोटी रियासतें थी, जहां पर छोटे छोटे राजा जो है वो रूल करते थे। तो ऐसी 15 रियासतें, कितनी रियासतें? ऐसी 15 रियासतें इस सीपी बरार के अंतर्गत थी। तो क्या सर ये सारी चीजें भी हमें याद करना है? तो बिल्कुल याद करना है। मैं मना कर देता, लेकिन इंपॉर्टेंस ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए सीपी बरार में कितनी रियासतें थी। तो सीपी बरार में 15 रियासतें। उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी नागपुर। और वहां के गवर्नर कौन थे? तो वहां के जो गवर्नर थे ना, जैसे हमारे यहाँ अभी गवर्नर है, वैसे ही वहां के गवर्नर थे राघवेंद्र राव। ये नाम भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है वहां के सीएम या वहां के जो राज्य प्रमुख थे ना, सीपी बरार के जो राज्य प्रमुख थे, उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या ये 4 चीजें आप लोग याद कर सकते हैं? क्या ये 4 चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या राजधानी, रियासतें, गवर्नर, और गवर्नर के साथ आपको राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख का मतलब आप यहां मान सकते हैं कि सीएम या मुख्यमंत्री आप मान सकते हैं। तो उस समय पर वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय के वहां पर मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये चीजें हो गई। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला डिवीजन जो है ना, ये यहां से मैं इसको पिंक से कर देता हूं। पिंक क्यों ही करे सर? हाँ, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डिवीजन है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। मतलब सर जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया मध्य प्रदेश में आया था वो सीपी बरार का हिस्सा था। तो हाँ, ये जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़। फिर सर फिर क्या बता रहे हो सर आप? ये देखो, हाँ, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, मतलब होशंगाबाद, हरदा, ये वाली जो चीजें हैं, ये जो है ना, ये होशंगाबाद हरदा वाली जो चीजें हैं, ये भी सीपी बरार का हिस्सा था। और ये जो जबलपुर का जो महाकौशल क्षेत्र है, जबलपुर वाला जो ये महाकौशल क्षेत्र है, ये भी जो है वो सीपी बरार का हिस्सा था।
ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं स्लाइड जब आप लोगों को दे दूंगा तो आप लोग जूम करके उसको देख पाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है कि राजधानी क्या थी, 15 रियासतें थी, गवर्नर राघवेंद्र राव थे, साथ में जो सीएम थे वो रविशंकर शुक्ल थे, और साथ में जो प्रमुख रियासतें जो थी, उन 15 रियासतों में से जो मेन रियासतें थी उसमें एक रियासत थी मकड़ई, जिसे वर्तमान में हरदा के नाम से जाना जाता है, मकड़ई रियासत। फिर विदर्भ रियासत थी, ठीक है, जिसको आज नागपुर के नाम से जाना जाता है, और एक जो रियासत थी वो थी महाकौशल, जिसे हम लोग जबलपुर के नाम से जानते हैं। तो ये सभी रियासत उस किसमें, सीपी बरार का हिस्सा उस समय पर, मतलब जबलपुर जो था वो सीपी बरार का हिस्सा था, नागपुर जो था वो भी सीपी बरार का हिस्सा था, और मकड़ई मतलब हरदा वाला जो क्षेत्र था वो भी सीपी बरार का हिस्सा था। अगर ये मैप देखो, हाँ ये चीज देख लो यार, ये क्लियर मैप बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मैप क्लियर नहीं है। जब मैं लगा रहा था ना यहाँ स्लाइड में, तब उस समय बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा था वो। ठीक है, मैं अगली बार से सारी चीजें वो करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो। ठीक है, तो ये है आपका सीपी बरार का एक और मैप, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये 2-4 जो जिलों के नाम है ना, मैं आप लोगों को अभी याद करवाना चाहता हूँ। जो ये सीपी बरार के 2-4 जिले हैं ना, ये बार बार आप लोगों के सामने आएंगे। कौन कौन से, तो एक ये जो जिला है, ये जो मैंने ब्लैक में यहाँ पर ये जो बाउंड्री बना दी, ये ठीक है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं। ये जो जिला है ये है भंडारा, इसका नाम है भंडारा, बी लिख दे रहा हूं मैं, भंडारा। ठीक है, भंडारा। उसके बाद ये जो जिला है ना, ये है अकोला, ये है अकोला। सर वर्तमान में कहाँ है ये, तो ये महाराष्ट्र में, मैं बताऊंगा, ये अकोला। ये जो नीचे जिला है ना, ये है यवतमाल, ये जो जिला है ये है यवतमाल, ये है यवतमाल। ठीक है, उसके बाद ये जो जिला है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है चांदा। ये क्या है, ये चांदा, ये सी लिख दिया मैंने। भंडारा, अकोला, यवतमाल, चांदा, ये आपका जो है ना, ये है नागपुर। ठीक है, नागपुर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद सर ये हो गई अमरावती, ये आपकी हो गई अमरावती, और ये हो गया वर्धा। ये अमरावती और ये वर्धा, ये कुछ 2-4 जन है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सीपी सेंट्रल प्रोविंस बरार का ये वाला क्षेत्र है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, नाम याद रखना है कि भंडारा, अकोला, यवतमाल, चांदा के बाद अमरावती, वर्धा और नागपुर। ये सारी चीजें आप लोगों को नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस मैं आप लोगों को यहाँ ये जो है ये मैप में दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, जो चीजें अभी सामने आने वाली है उनको मैं एक बार आप लोगों को मैप पे दिखा रहा था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आप लोगों को प्रमुख रियासतें समझ में आ गई। जो पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस बरार की जो प्रमुख रियासतें थी, उसमें एक जो रियासत थी वो मकड़ई, एक जो थी वो विदर्भ, और एक थी महाकौशल। ये प्रमुख रियासतें हैं। ऐसी और 12 रियासतें थी, 3 मैंने आप लोगों को बता दी, ऐसे और 12 रियासतें और साथ में थी। फिर सर आ जाइए पार्ट बी पे। पार्ट बी का मतलब सर मध्य भारत प्रदेश। सर ये तो हम लोगों को याद आया भोपाल के ऊपर। आपने हमें पहले पेज पे बताया था कि भोपाल के ऊपर कहां था भाई पहला पेज, हाँ कहां था भाई पहला पेज, तो ये रहा। सर आपने यहां हमें बताया था कि ये जो चीज है ना ये मध्य भारत प्रदेश है, उसी के बारे में, मतलब सर पार्ट बी आप इसे बोल रहे हैं तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो कहां आ गए हम लोग, पार्ट बी के बारे में। और अगर मैप में अगर हम उसको देखें तो यहां पर ये जो चीज है ना, ये जो रेड कलर की जो चीज दिख रही है आपको, ये जो प्रदेश दिख रहा है, इसी को उस समय पर 1947 के समय पर इसी को बोला जाता था क्या, मध्य भारत प्रदेश। मध्य भारत प्रदेश इसी को बोला जाता था। तो सर इसकी क्या राजधानी थी उस समय पर शीतकालीन राजधानी, मतलब ठंड के समय पर उसकी राजधानी उस समय पर थी ग्वालियर। और साथ ही साथ अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात हम लोग करें तो गर्मी के समय पर जो राजधानी थी वो इंदौर इसकी राजधानी हुआ करती थी। कितनी रियासतें इसमें थी, तो 25 रियासतें। जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस बरार में 15 रियासतें थी, वैसी ही 25 रियासतें जो थी वो इस वाले प्रदेश में 25 रियासतें थी। इसके प्रमुख कौन थे सर, तो लीलाधर सेठ, इस वाले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस समय पर, उनका नाम जो था वो लीलाधर सेठ। इनका सबका नाम आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि क्या चीजें थी, कैसे मध्य प्रदेश का जो है वो गठन हुआ, कैसे मध्य प्रदेश को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। लेकिन नामों को याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। यहां के गवर्नर कौन थे, यहां के गवर्नर थे तखतमल जैन। क्या नाम है उनका नाम है तखतमल जैन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्या सर, तो हाँ
ये चीजें इंपॉर्टेंट है। गवर्नर भी पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए उस समय पर मध्य भारत प्रदेश थे उसके गवर्नर कौन थे, तो तखतमल जैन। सीएम कौन थे, तो लीलाधर सेठ। कौन कौन सी प्रमुख रियासतें थी, तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इंदौर की होलकर रियासत, ग्वालियर की सिंधिया रियासत, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल के कौन से मंत्री पद पर विराजमान हैं। चांदा है विद्या, चांदा, ठीक है, चांदा और चंद्रपुर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन से मंत्रालय के हेड है या कौन से मंत्रालय के मंत्री है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो ये सिंधिया रियासत, नरसिंहगढ़ की रियासत, देवास की रियासत, झाबुआ की रियासत, रतलाम, जावरा और बड़वानी की जितनी भी रियासत थी उन सभी रियासतों को मिलाकर, ऐसी 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रदेश का गठन किया था 1947 में। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। मध्य भारत प्रदेश हो गया आपका, और साथ ही साथ सेंट्रल प्रोविंस बरार हो गया। देखो ये क्लासेस सबके लिए है, ये क्लासेस सबके लिए है। प्री पढ़ना चाहता है कोई तो वो प्री में भी ये सारी चीजें काम आएगी। मेंस और प्री क्या होता है यार, एमपीजीके तो एमपीजीके ही है, प्री मेंस सबके लिए बराबर है ना। तो ये क्लासेस सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्री के लिए है। लेकिन मेंस में भी अब आप बताइए ना मेरे को, चलो ठीक है आप बोल रहे हो कि प्री के लिए, अब बताइए अगर मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आएगा कि मध्य भारत के बारे में लिखिए 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे? यही सब डेटा तो लिखना पड़ेगा ना, कि ग्वालियर की होलकर सिंधिया मतलब इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहगढ़, देवास और झाबुआ की ऐसी के आसपास के क्षेत्रों की 25 रियासतों को मिलाकर 1947 के समय पर एक प्रदेश का निर्माण किया गया था जिसका नाम क्या था, मध्य भारत प्रदेश, ठीक है। 1947 में मध्य भारत प्रदेश, और उसके सीएम कौन थे? 25 रियासत। आपको डेटा आपको बताना पड़ेगा, मेंस में लिखोगे तो कितनी रियासतों को मिलाए थे, तो 25 रियासतों को मिलाई गई थी। कौन उसके सीएम थे, कौन उसके गवर्नर थे, ये तो बताना ही पड़ेगा। तो ये डेटा आप लोगों को, डेटा को शब्द में पिरोना, आपको एक शब्द से वाक्य कैसे बनाना है, एक पंक्ति कैसे बनाना है, ये आप लोगों को खुद सीखना होगा। तो ये डेटा है, ये डेटा आपको हर जगह काम आएगा, प्री में भी मेंस में भी। प्री का क्वेश्चन आएगा तो प्री में भी काम आएगा। हाँ दिव्या आप क्लियर करें कि आपको स्लाइडें चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी ये स्लाइडें, जो ये चीजें देखो। मैं अभी देख पा रहा हूं कि ये आपको इंडिया का मैप क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो ये है। मैप अगली बार से बिल्कुल क्लियर लाने की कोशिश करूंगा। देखो ये पहली क्लास है ना, इस वजह से मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये है उसकी नोट्स, मैंने बता दिया आप लोगों के नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये चीजें समझ आई क्या? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां तक क्लियर है? ये देख लो, इसी का एक जो छोटा सा वो है, ये है मध्य भारत। ये मैंने अलग अलग मैप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये है मध्य भारत, भोपाल के ऊपर, और ये कहलाता था मध्य भारत। और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी वो यहां पर इंदौर में, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर, और जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी, शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी वो यहां पर ग्वालियर में हुआ करती थी, ग्वालियर में हुआ करती थी, ग्वालियर में हुआ करती थी, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ओके, सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट सी के ऊपर, कि पार्ट सी क्या था सर? तो आपने बताया हम लोगों को पार्ट सी जो था वो था हम लोगों का विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश था। क्या था हम लोगों का? पार्ट सी जो था वो विंध्य प्रदेश। इस विंध्य प्रदेश, अब इसकी लोकेशन भी मैंने आप लोगों को वहां पर बता दी थी, इसकी लोकेशन वहां पर बता दी थी ना मैंने आपको। कहां पर? बार बार तो नहीं दिखाना पड़ेगा मैप, दिखाना पड़ेगा तो दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझाना है। ये जो ग्रीन कलर में, ये जो मैं पेन चला रहा हूं व्हाइट व्हाइट ऐसे कर दे रहा हूं, ये जो है ये क्या है? ये विंध्य प्रदेश है। ये जो ग्रीन के अंदर में ये जो है ये विंध्य प्रदेश है। और उसी को अगर बड़े रूप में आप लोग देखोगे, उसी को अगर बड़े रूप में अगर आप लोग देखोगे तो कहां आ गए हम लोग? हाँ हम लोग आ गए यहां। और उसी को अगर आप बड़े रूप में देखोगे तो ये दिखेगा,
क्या दिखेगा? ये है आप लोगों का विंध्य प्रदेश, ये है आप लोगों का विंध्य प्रदेश, ठीक है, ये रहा आपका विंध्य प्रदेश, ये रहा भारत का नक्शा ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे। हाँ, अब आप लोगों को क्लियर होगा, ये हो गया आपका विंध्य प्रदेश, उस समय का पार्ट सी विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी सर? तो इसकी राजधानी उस समय पर हुआ करती थी रीवा। रीवा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उस समय पर इसकी राजधानी थी रीवा। और कितनी रियासतें थी इसमें? तो रीवा के आसपास बुंदेलखंड, बघेलखंड, पन्ना, दतिया, ओरछा, आसपास की लगभग 38 मतलब 38 रियासतों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया गया था जिसका नाम था विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी इसको बोला जाता था विंध्य प्रदेश को। इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? इसके जो राज प्रमुख थे उनका नाम था शंभु शुक्ल पांडे। इनका नाम क्या था? शंभुनाथ शुक्ल पांडे। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कितनी रियासतें थी? 38। राजधानी क्या थी? रीवा। ये याद रखना है। कौन कौन सी? अजयगढ़ की रियासत, पन्ना मैयर की रियासत, दतिया की रियासत, ओरछा की रियासत, बुंदेलखंड, पूरा का पूरा बुंदेलखंड और पूरा का पूरा बघेलखंड जो था वो विंध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। महाकौशल में जबलपुर, नागपुर, जबलपुर और जो नागपुर थे वो सीपी बरार का हिस्सा थे। लेकिन जो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये भी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बघेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, अजयगढ़, पन्ना मैयर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप अभी ये समझिए कि विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, रियासतें थी 38 और कौन कौन सी रियासतें थी ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताया। और जो यहाँ के सीएम थे उनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, तो ये देख लो, ये तो आप लोगों को मैप क्लियर दिख रहा होगा ना? हाँ, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये कहलाता है बुंदेलखंड, ठीक है। ये जो है ये जो एरिया है ये कहलाता है बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो ये जो है ये कहलाता है बघेलखंड, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बघेलखंड, ठीक है। बाद में बीच में अजयगढ़, मैयर, पन्ना, ठीक है, चरखरी, ये सारी जो रियासतें हैं इन ऐसी 38 रियासतों को मिलाकर एक विंध्य प्रदेश 1950 से 1956 तक के लिए, ये जो देखो इस समय का मैप है 1950 से 1956 तक का मैप है। तो ये जो चीजें हैं ये हो गया आपका विंध्य प्रदेश। ये चीजें समझ आ गई आप लोगों को? ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो हम लोगों को बचता है वो है भोपाल स्टेट या भोपाल राज्य। भोपाल राज्य, क्योंकि हम लोगों ने देखा था सर इन तीनों राज्यों के बीच में एक चपट के रह गया था, इन तीनों राज्यों के बीच में एक सिकुड़ के रह गया था एक राज्य जिसका नाम था भोपाल स्टेट। तो भोपाल राज्य की राजधानी उस समय पर हुआ करती थी क्या? भोपाल। स्वतंत्र था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत। पार्ट सी का मतलब विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। पार्ट सी का मतलब विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही क्या था? ये इसी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। कितनी रियासत थी इसमें? तो एक ही रियासत थी और उस रियासत का नाम क्या है? उस रियासत का नाम भोपाल रियासत। राजधानी क्या थी? भोपाल। आप लोगों को पता है। राज्य के प्रमुख कौन थे? तो मोहम्मद हमीदुल्ला, ये नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद हमीदुल्ला जो थे उस समय पर राज्य के प्रमुख थे। और भोपाल के पहले जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, रखना ही रखना है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे की क्लासेस चालू करें। मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1947 से 1956 तक की जो कहानी थी ना वो कैसे चल रही थी। 1947 से 1956 तक की जो कहानी थी वो मध्य प्रदेश जैसा कुछ अस्तित्व में था ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश अभी जिन क्षेत्रों में है वहां पर 4 अलग अलग राज्य हुआ करते थे। वो कौन कौन से? एक था सेंट्रल प्रोविंस बरार, सीपी बरार नाम का एक राज्य था, ठीक है। उसकी राजधानी नागपुर थी सर, आपने बता दी हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद सर था एक मध्य भारत जिसकी 2 राजधानियां थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर, वो भी समझ गए हम लोग। फिर था विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद जो बीच में एक राज्य था वो था स्वतंत्र भोपाल स्टेट। वो स्वतंत्र तो था ही लेकिन विंध्य प्रदेश के अंतर्गत था, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही वो राज्य था। और भोपाल स्टेट वो बिल्कुल विंध्य प्रदेश से थोड़ी डिस्टेंस थी उसमें, इस वजह से वो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था और स्वतंत्र था। ये थी कहानी 1947 से 1956 के समय पर मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य नहीं था, ऐसे 4 राज्य अलग अलग बटे हुए थे। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? तो क्लियर है तो जल्दी बताइए। यार मैप तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, समझ सकता हूं मैं, आई एम सॉरी। मैंने ऐसा मैप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि वो आप लोगों को कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहा, ठीक है। अगली बार से कुछ डार्क लेके आने की कोशिश करूंगा या फिर कैमरे की सेटिंग करवानी पड़ेगी,
कैमरे की भी सेटिंग होती है क्या सर? हाँ, कैमरे की भी सेटिंग होती है। आप लोग क्या सोचते हो सिर्फ आपकी होती है? नहीं, कैमरे की भी होती है ना। तो ये मध्य प्रदेश, ये अब दिख रहा है मैप आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलें आगे चलें, ठीक है। अब देख लो, हाँ अब आई ना चीजें समझने की। अब आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर? विद्या कह रही है क्लियर। ठीक है विद्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। देखो, फिर बात आती है कि 1947 में देश आजाद हो गया। 1947 के समय पर देश आजाद हो गया और आप लोगों ने राज्यों के जो संरचना है, वो भी राज्यों की संरचना सारी देखी ही देखी, सब कुछ देखी। लेकिन बीच में जो बात उठकर आती है ना, कि लोगों की तरफ से एक मांग उठकर आती है कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो लोगों की तरफ से एक मांग उठकर आती है कि अब जो राज्यों का गठन है ना, वो कैसे होना चाहिए? राज्यों का गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए? भाषा के आधार पर। क्योंकि ब्रिटिश काल से भी अगर हम लोग देखें, जब अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय से भी अगर हम लोग देखें तो उस समय से भी अंग्रेजों ने कई बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया ही किया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1912 हाँ, अगर हम लोग बात करें तो 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया था। वो था बिहार, ठीक है, उड़ीसा और बंगाल। इन 3 राज्यों का गठन कर दिया गया था भाषा के आधार पर। और उसी समय से ऐसी कुछ प्रक्रिया चालू हो गई थी कि लोगों की जो मांगे थी वो बढ़ने लगी थी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए, वो अगर कोई व्यक्ति बोलता कि यार हम लोग जो है ये भाषा बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोगों को एक अलग राज्य दो, तो ऐसे जो बहुत सारे लोग जो किसी एक भाषा को बोलते हैं, वो लोग आंदोलन करने लगे जैसे ही देश आजाद हुआ। और उन लोगों की मांग थी कि अब जो देश में जो राज्यों का गठन होगा वो कैसे होना चाहिए? वो होना चाहिए भाषा के आधार पर। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब इस देश पर अंग्रेजों का गुलाम था, जब ये देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कांग्रेस भी जो थी वो भी इस बात का सपोर्ट करती थी। कांग्रेस भी अंग्रेजों से कहती थी कि जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब जैसे ही देश आजाद हुआ तो अब लोग मांग किससे करेंगे? लोग मांग करेंगे, उस समय पर कांग्रेस ही बहुमत में थी, तो उस समय पर लोग कांग्रेस से जो है वो मांग करने लगे कि अब जो है वो भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए राज्यों का। और पूरे देश में जो है वो लोग हड़ताल करने लगे, दंगे टाइप के करने लगे कि अब जो है हमें अलग राज्य चाहिए, हम ये भाषा बोलते हैं, हम फलाना फलाना भाषा बोलते हैं, तो हमें अलग राज्य चाहिए। और जब ये आक्रोश बढ़ता गया तब पहली बार 1947 में, हाँ पहली बार 1947 में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था धर आयोग। क्या नाम था उसका? उस आयोग का नाम था धर आयोग। उस आयोग का नाम था धर आयोग। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए धर आयोग का संबंध किससे? तो धर आयोग का संबंध है भाषाई आधार राज्यों के गठन से। ठीक है, तो धर आयोग का गठन किया गया और इस धर आयोग से बोला गया कि आपको पूरे देश में जांच करनी है कि क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का एनालाइज आपको करना है। किसको करना था? धर आयोग को। इसने अपनी रिपोर्ट दी भी, इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में दी। 1948 में इसने अपनी हाँ, इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1948 में दी। और 1948 में जब इसने रिपोर्ट दी तो इसने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, कि शासन करने में जैसे जैसे आप लोगों को सुविधा हो उस प्रकार से राज्यों का गठन होना चाहिए। ऐसी बात बोल दी धर आयोग ने। ये हो गया। इसके बाद आक्रोश और बढ़ता गया, आंदोलन और बढ़ गया। फिर कुछ ना कुछ करना था, तो फिर एक और
कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी का नाम 1948 में एक और कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी 1948। और जेवीपी कमेटी 1948, अब जेवीपी का क्या मतलब है? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों का जो नाम का जो पहला वर्ड लेकर इन लोगों ने जेवीपी कमेटी बनाई। इन तीन लोगों को काम दिया गया कि आप लोगों को देखना है कि देश में जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है या नहीं करना है। तो जेवीपी कमेटी बनाई और इन लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए राज्यों का गठन। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने मत दिया कि अभी 1947 में अभी देश जो है वो धर्म के आधार पर बंट गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषाएं हम सभी को आपस में जोड़ती है, लेकिन ये भाषाएं हमें आपस में तोड़ भी सकती है। ऐसा मत दिया जवाहरलाल नेहरू ने, कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी 1-2 ही साल हुए हैं कि हमारा देश जो है वो धर्म के आधार पर बढ़ गया। कैसे धर्म के आधार पर बढ़ गया? मुस्लिमों ने पाकिस्तान, मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बढ़ गया और हिंदू धर्म के आधार पर जो है वो हिंदुस्तान अलग हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी जो है हमारा देश जो है वो धर्म के आधार पर बटा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हम लोग भाषा के आधार पर बटे। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो नहीं होना चाहिए, ये बात कह दी। ये जो कमेटी थी जेवीपी कमेटी, इन लोगों ने भी यही बात कह दी। फिर क्या हुआ? आंदोलन और भड़का और एक आंदोलनकारी थे, एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पट्टा श्री रामालू। ठीक है, एक रामालू, और ये रामालू, ठीक है, ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, पट्टा श्री रामालू। ये जो थे ना, ये आंध्रा के थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन से आधार पर? तेलुगु के नेता थे और तेलुगु भाषा के आधार पर ये एक नए राज्य की मांग कर रहे थे और अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, अनशन पर बैठ गए पट्टा श्री रामालू। और अनशन पर बैठने के बाद बहुत ही फेमस नेता हुआ करते थे, समझ रहे हैं? इनके जैसे अभी आप मान लो ना कि जैसे अन्ना हजारे एक समय पर थे, वैसे ही पट्टा श्री रामालू भी थे। वो अनशन पर बैठ गए और अनशन पर बैठते बैठते इनकी जो है वो डेथ हो गई। अनशन पर बैठे बैठे देश का माहौल बहुत गर्माया। उस समय पर फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर हम लोग एक नए राज्य का गठन करेंगे, उसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। और इसका गठन कब किया गया? अक्टूबर 1953। ये कब बैठे अनशन पर? 1952 में इनकी डेथ हो गई अनशन पर बैठे बैठे। और 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बताइए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आजाद भारत में या भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर? तो तेलुगु के आधार पर। ठीक है, ये चीजें हो गई। मैं यहाँ क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ? ये सारी चीजें पॉलिटी की है, ये सारी चीजें हिस्ट्री की है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जो है ना मध्य प्रदेश के गठन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है हम लोगों की। हम लोग मध्य प्रदेश का जो है वो गठन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में, ठीक है, अब गठन हो गया, आंध्र प्रदेश का गठन तो हो गया। कब हो गया? 1953 में, अक्टूबर 1953 में गठन हो गया। और दिसंबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। और इन 3 सदस्यों में पहले जो थे उनका नाम था फजल अली। ठीक है, एक सदस्य कौन थे? इनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। एच कुंजरू लिख दे रहा हूं मैं, हृदयनाथ कुंजरू। और एक थे केम पणिक्कर। ठीक है, केएम पणिक्कर। तो इन 3 सदस्यों को काम दिया गया कि अब आपको
हाँ, इन 3 सदस्यों को काम क्या दिया गया? इन 3 सदस्यों को काम दिया गया कि अब आपको जो है पूरे भारत में घूमना है, पूरे भारत को एनालाइज करना है और आप लोगों को हमें बताना है कि हमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना है। ये सारी चीजें बोली गई, ठीक है। और जब फजल अली ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1955 में फजल अली ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो फजल अली ने बोला कि भारत में कितने राज्य होने चाहिए? 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, आपको यूनियन टेरिटरीज पता ही है। तो फजल अली ने बोला कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। और जब इनकी अनुशंसा, जब भारत सरकार है, जब उन्होंने राज्यों का गठन किया तो इनकी अनुशंसा से मिलती जुलती भारत सरकार ने बनाए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। कब? 1956 में। हाँ सर, 1956 में 14 राज्य और क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। और जो इन 14 राज्यों का जो गठन हुआ ना, इन 14 राज्यों में से एक राज्य था मध्य प्रदेश। सिर्फ ये एक लाइन बोलने के लिए मुझे इतनी सारी कहानी समझानी पड़ी आप लोगों को। क्या बोलना था मुझे? क्या बोलना था कि 1 नवंबर 1956 को जो ये 14 राज्यों का गठन हुआ, इन राज्यों में क्या? इन राज्यों में एक राज्य था क्या? एक राज्य था मध्य प्रदेश। समझ में आई ये चीजें? समझ में आई कैसे मध्य प्रदेश का गठन हो गया? फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, इनकी अनुशंसा पर इन्होंने अनुशंसा दी थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना है। 5 मिनट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना है। लेकिन जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। और इन्हीं 14 राज्यों में से एक जो राज्य था, उस राज्य का नाम क्या था? उस राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? और जो 1956 में जो नक्शा, जब फजल अली ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो 1956 में जो नक्शा जो सामने आया वो ये आया। और मध्य प्रदेश जो सामने आया वो इस रूप में हम लोगों को सामने आया कि इस तरीके से मध्य प्रदेश, जो उन 14 राज्यों में से जो एक राज्य था, वो इस प्रकार से मध्य प्रदेश था। इसी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, इसी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। और क्या 1953 में फजल अली, ये सारी चीजें, ठीक है। इससे जो है आगे की क्लास शायद हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो फजल अली आयोग का गठन किया 1953 में, सिफारिश दी और वही सारी चीजें, ये सारी चीजें ना हम लोग कल समझेंगे। आप लोग बस इतना समझिए कि फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग ने बोला कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना है, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। और उन 14 राज्यों में से एक राज्य जो था वो हमारा ये प्यारा मध्य प्रदेश था, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये जो राज्य मैं आपको रेड कर दे रहा हूं, ये वाले राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्या चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद जो है वो ऐश्वर्या मैम की क्लास है। हाँ, जल्दी से, क्या ये चीजें समझ आई सबको? दिव्या, निशा, कृतिका, विद्या, नितेश, हाँ, क्या क्लियर है? तो यस बोलिए। थैंक यू दिव्या। हाँ, ये क्लियर है तो ठीक है। नितेश डांगी, यस सर, ओके। तो ठीक है, इसी तरह से आपकी और मेरी मुलाकात हमेशा ऐसे ही होती रहेगी, इसी एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर। आप और हम यूं ही मिलते रहेंगे, यूं ही पढ़ते रहेंगे। आप भी वहां से हंसते रहिएगा, मैं भी यहां से हंसते रहूंगा, मुस्कुराते रहूंगा। लेकिन सदा खुश रहना है, अपनी हिम्मत बनाकर रखना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर से मुलाकात करूंगा इसी समय पर आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।